तो नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी साइंस जो कि क्लास 6 की अध्याय 12 पृथ्वी से परे है और ये एनसीईआरटी क्लास 6 की लास्ट चैप्टर है पृथ्वी से परे। इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है। यहाँ के एक गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यागडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। लद्दाख का एक क्षेत्र है नुब्रा, इसको दिखाया गया है नुब्रा का जगह। कहता उन्हें उनके परिवेश के गगनचुम्बी पर्वत शिखरों और हिमनदों से तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। चित्र 12.1 में नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है। यहाँ वायु प्रदूषण एवं आकाश प्रदूषण न के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यांगडोल और दोरजे एक के बाद एक कई रातों तक तारों का अवलोकन करते हैं और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। बचपन से ही यांगडोल एवं दोरजे अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के देखिए 12.1 चित्र में लद्दाख में एक अत्यंत अंधेरे स्थान से रात्रि आकाश का सौंदर्य दिखाया गया है। संबंध में रोचक कहानियां सुनते आए हैं। उन्होंने सुना है कि प्राचीन काल में साफ आकाश के कुछ विशिष्ट तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवां के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। दोनों बच्चे सोचते रहते हैं कि तारे न जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर हैं। उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता है जो उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते हैं। क्या आपने रात्रि आकाश में तारों को देखकर उन्हें उसी प्रकार काल्पनिक रेखा द्वारा जोड़ने की कोशिश की है जैसे हम बिंदुओं और रेखाओं को जोड़कर चित्र बनाते हैं? कहता आइए क्रियाकलाप 12.1 आइए बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाएं। चित्र 12.2 में रात्रि आकाश के एक भाग में चमकीले तारों को दर्शाया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और इसमें तारों के एक समूह द्वारा बने पैटर्न की कल्पना कीजिए। तारों को रेखाओं द्वारा जोड़िए और पैटर्न बनाएं। आपके द्वारा बनाए गए पैटर्न से मिलते जुलते जिस जंतु या वस्तु का विचार आपके मन में आता है उसका नाम अपने पैटर्न के पास लिखिए। उपरोक्त चरणों को दोहराइए और कुछ अन्य पैटर्न बनाइए। अब अपने पैटर्न से संबंधित कोई रोचक कहानी सोचिए। आपने जो पैटर्न बनाया है उसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाए गए पैटर्न से कीजिए। क्या ये पैटर्न एक जैसे हैं या भिन्न हैं? अपनी कहानी दूसरों को सुनाइए और उनकी कहानी आप सुनिए। क्या आपके और आपके साथियों के पैटर्न, नाम और कहानी अलग अलग हैं? अगर ऐसा है तो क्या यह रोचक बात नहीं है? रात्रि आकाश का एक भाग दिखाया गया है जिसमें कि तारे उड़े का सगर दिया हुआ है। कहता तारे और तारामंडल, तारा और तारामंडल नहीं है कि उसके समूह, पूरा तारे के समूह को ही तारामंडल कहते हैं। क्या हम केवल मनोरंजन के लिए तारों के पैटर्नों की पहचान करते हैं या फिर इनका कोई उपयोग भी है? इसके बारे में देखते हैं। कहता हमें रात्रि आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियाँ कुछ जानी पहचानी वस्तु से मिलती जुलती होती है। बहुत समय पूर्व जब रात्रि आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का एक प्रमुख मनोरंजन साधन था, उन्होंने तारों के इन पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं अथवा कहानियों के पात्रों के रूप में की। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न के नाम उनकी अपनी कहानियों पर आधारित थे। इन काल्पनिक आकृति ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में
यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय दिक्सूचक के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की। अभी भी आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग वैकल्पिक विधि के रूप में होता है। पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। देखिए, कहता पूर्व काल में तारा समूह के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारामंडल कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न है, क्योंकि आकाश के इन भागों में प्रायः तारे के पैटर्न की ही प्रधानता होती है। इसलिए सामान्यतः तारामंडल शब्द का उपयोग तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है। तारामंडल शब्द का उपयोग तारा के समूह के रूप में किया जाता है, यानी कि उसके समूह को कहते हैं। तो देखिए, कहता विभिन्न संस्कृति ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से निर्दिष्ट किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिमापों और परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं। कितने तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं? 88। और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश के इन क्षेत्र को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट था कि 88 क्षेत्र को तारामंडल के रूप में शामिल किया गया है। कहता चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल दर्शाए गए हैं। इनकी सहजता से पहचान की जा सके, इसके लिए तारों को काल्पनिक रेखा द्वारा जोड़ दिया गया है। तारामंडल ओरायन को प्रायः शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। इस तारामंडल के बीचों बीच जो 3 तारे हैं वे शिकारी की पेटी यानी बेल्ट कहलाते हैं। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन एक बैल तारामंडल वृष या टॉरस से युद्ध कर रहा है तथा ओरायन का कुत्ता तारामंडल के कैनिस मेजर उसके पीछे चल रहा है। कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक सिरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। देखिए, कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक सिरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। देखिए, यहाँ दिखाया हुआ है। कहता कैनिस मेजर और यहाँ लुब्धक यानी कि सीरियस और यह ओरायन वृष यानी टॉरस सबका नाम दिखाया हुआ। कहता चित्र 12.3 कुछ तारामंडल और तारे। लाल रेखाएं तारे के पैटर्न दर्शाती है। लाल रेखा जो है ये तारा का पैटर्न दर्शाती है, जबकि हरी रेखाएं आकाश के भागों को दर्शाती है। ये जो हरी रेखा है, ये हरी रेखा आकाश के भाग को दर्शाती है। क्या करती है? आकाश के भाग को दर्शाती है। भाग को दर्शाती है। और जबकि लाल रेखा तारा के पैटर्न दर्शाती है। तारा के पैटर्न ये दर्शाती है। तारा के पैटर्न को दर्शाते हैं। चित्र में दर्शाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती है। इन्हें केवल पहचान की सुविधा के लिए बनाया गया है। कहता है कि जो ये चित्र में रेखा दिखाई दे रही है, ये आकाश में दिखाई नहीं देता है। इसे बस पहचान की सुविधा के लिए बनाया गया है।
कहता भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र, ओरायन तारामंडल में बीटलजूज नाम का तारा, कृत्तिका नक्षत्र, वृष तारामंडल में प्लायोडीज नाम का तारा समूह, अल्डेबरन वृष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। आप बोलिए, रोहिणी के रूप में किस तारामंडल को जाना जाता है? तो अल्डेबरन वृष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के नाम से जाना जाता है। कहता चित्र 12.4 में तारों के दो पैटर्न बिग डीपर और लिटिल डीपर दर्शाए हैं। इसी चित्र में ध्रुव तारा भी दर्शाया गया है जो कि लिटिल डीजर का अंग है। ध्रुव तारा किसका अंग है? ध्रुव तारा जो है किसका अंग है? ये लिटिल डीजर का एक अंग है। कहता ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। कहता है बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है। बिग डीपर तारामंडल अर्सा डीपर का अंग है, जबकि लिटिल डीपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। भारत में बिग डीपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। जितना हम हाइलाइटर करते हैं वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। कहता हम रात्रि आकाश में इनमें से कुछ तारामंडलों की पहचान कैसे कर सकते हैं? कहता बिग डीपर, लिटिल डीपर एवं ध्रुव तारा चित्र में दिखाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती है, इन्हें केवल पहचान के लिए बनाया गया है। कहता तारामंडल में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजाति की भी उनके संबंध में अपनी स्वयं की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि के वे 4 तारे जो लगभग एक आयत जैसी आकृति बनाते हैं। मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती है और ऐसा मानती है 3 चोर अन्य 3 तारे इसे चुरा रहे हैं। कोकण तट के मछुआरे इन्हें 4 तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम के 3 तारे उस नाव की ग्रीवा है। कहता रात्रि आकाश का अवलोकन। कहता यदि किसी रात आकाश में बादल न हो तो वहाँ बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप किसी बड़े नगर में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आकाश कभी कभार ही साफ होता है और रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल की विद्यमानता के कारण होता है। रात्रि के समय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। गांवों अथवा उन क्षेत्रों में जहां प्रदूषण कम होता है वहां बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। जहां प्रदूषण कम होता है, आकाश साफ होता है और वहां पे तारे देखने की संभावना बढ़ जाती है। यह भी हो सकता है कि आपका घर ऊंचे भवनों और वृक्षों से घिरा हो, जिसके कारण आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर ही नहीं पाते हों। रात्रि आकाश का सर्वोत्तम अवलोकन खुले और अंधेरे स्थान से किया जाता है। कहता विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आ जाती है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रण किया जाता है। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। कहता सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों से और
वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता है। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता है। किसी तारे या तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि यह तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि आकाश में इसको कहाँ देखना चाहिए। किसी तारामंडल के पैटर्न से परिचित होने के लिए आप चित्र 12.3 एवं चित्र 12.4 जैसे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। यह जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारामंडल आकाश के किस भाग में और कब दिखाई पड़ेगा, आप किसी आकाश मानचित्र ऐप की सहायता ले सकते हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर किसी अन्य ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। कहता तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फ़ोन से पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलेरियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। ये भी दूसरा ऐप है स्टेरियम का कंप्यूटर रूपांतरण अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। कहता रात्रि आकाश दर्शन के लिए तैयारी, रात में आकाश को देखने के लिए तैयारी। कहता बेस्को के मार्गदर्शन में रात्रि आकाश अवलोकन हेतु किसी खुले और अंधेरे स्थान की पहचान कीजिए। यह स्थान कृत्रिम प्रकाश, ऊंचे भवनों और वृक्षों से दूर कहीं होना चाहिए। आप रात्रि आकाश में जिस पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं उसी के अनुसार तिथि एवं समय का चयन कीजिए। एक ऐसी रात का चयन कीजिए जिसमें आकाश में न तो बादल हो और न ही चंद्रमा दिख रहा हो, विशेषकर तब जब आपको ध्रुव तारा देखना हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा नहीं है। ध्रुव तारा जो है ये बहुत चमकीला तारा नहीं है। आकाश के मानचित्र से युक्त कोई मोबाइल ऐप अथवा जिन तारामंडलों को आप देखना चाहते हैं उनकी आकृतियां के प्रिंट आउट अपने पास रखना उपयोगी होगा। दिखाए ज्ञात करने के लिए एक चुंबकीय दिक्सूचक तथा प्रेक्षण लिखने एवं चित्र बनाने के लिए एक नोटबुक भी अपने साथ ले जाना अच्छा रहेगा। नियत दिन एवं समय पर किसी वयस्क के साथ उस निर्धारित स्थान पर जाइए जहां रात्रि आकाश का अवलोकन करना हो। वहां पहुंचने के पश्चात लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा कीजिए ताकि आपके नेत्र अंधेरे के अनुसार समंजित हो जाए। इससे आप रात्रि आकाश का और अच्छे से अवलोकन कर पाए। मतलब आधा घंटा आपको प्रतीक्षा इसलिए करने के लिए कह रहा है कि आपका आंख उस स्थान पे सेट हो जाए, आप अंधेरा को झेल सके। जैसे आप देखते होंगे, आप धूप से एकाएक छांव में आते हैं तो आपको लगता होगा कि पूरा अंधेरा आ गया है। उसी तरह आप वहाँ रुके और अपने आँख को एडजस्ट होने दें। रात्रि आकाश में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारा की पहचान आसानी से कर सकते हैं। क्रियाकलाप 12.2 आइए स्थिति का पता लगाने का प्रयास करें। सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान रात्रि के लगभग 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। इसके लिए आकाश के उत्तरी भाग में क्षितिज के ऊपर देखें और सप्तऋषि को पहचानें। सप्तऋषि पहचान में आ जाए तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। बिग डीपर के कप के अंतिम 2 तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाले एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर की ओर आगे बढ़ाएं। इन तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर इस काल्पनिक रेखा पर एक तारा दिखेगा जो बहुत चमकीला नहीं है, यही ध्रुव तारा है। जो बहुत चमकीला नहीं है वही ध्रुव तारा वही ध्रुव तारा होता है। अतः इसी प्रकार आप रात्रि आकाश में चमकीले तारामंडल ओरायन एवं इसमें उपलब्ध तारों की पहचान भी कर सकते हैं। अतः क्रियाकलाप 12.4 आइए पहचानने का प्रयास कीजिए। अतः भारत में ओरायन को ज़्यादा अच्छी तरह ओरायन जो है तारा, ओरायन को ज़्यादा अच्छी तरह दिसंबर और अप्रैल महीने में सूर्यास्त के
बाद देखा जा सकता है, अतः इसे इसी दौरान देखिए। ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सरल रेखा में 3 चमकदार तारे स्थित हैं, जिनकी कल्पना शिकारी की बेल्ट के रूप में की जाती है। सबसे पहले इन 3 तारों को पहचानिए, क्योंकि ओरायन तारामंडल की पहचान का सही सबसे सरल विधि है। एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया तो इसके पास स्थिर अत्यंत चमकदार तारे लुब्धक को पहचानना आसान हो जाएगा। ओरायन के बीच के 3 तारों से गुजरती हुई सरल रेखा की कल्पना कीजिए और इस रेखा के अनुदिश पूर्व की ओर देखिए। वहीं पर आपको लुब्धक तारा दिखाई देगा। हमारा सौर परिवार में तो सबसे चलिए सूर्य को देखते हैं। क्या सूर्य को कहता है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। यह हमारे सबसे निकट का तारा है। हमारे सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। यह गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। सूर्य जो है यह गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सूर्य जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है और यही कारण है कि यह इतनी चमकदार होता है। सूर्य 12.6 ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य जो है ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखिए ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूर्य का ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उदित होता सूर्य यानी कि उगता हुआ सूर्य को दिखा रहा है। उगता हुआ सूर्य को दिखा रहा है। कहता सूर्य कितना विशाल है। व्यास में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है। व्यास में पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है। फिर भी यह हमें इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पे है। कहता पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी ही। यह दूरी एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहलाता है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधापूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड और पृथ्वी पर प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पौधे की वृद्धि, देखिए सूर्य का प्रकाश पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानवों एवं जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य जलवायु ऋतुओं, मौसम, जल चक्र एवं पवन चक्र का कारण है, जो पृथ्वी पर जीवन के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। कहता अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप यानी कि नज़दीक है, इसलिए यह अन्य तारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं। सूर्य के अलावे और जो तारा है वह हमें बहुत दूर में है और वह दिखता नहीं है जितना आसानी से सूर्य दिखता है। वह बिंदुएं जैसे दिखाई देते हैं, यद्यपि इनमें से अनेक तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं। दिन के समय सूर्य की चमक के कारण अन्य तारों को देख पाना संभव नहीं हो पाता है। कहता सूर्य के बाद हमारे सबसे अधिक निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटाउरी है। सूर्य के बाद जो है हमारे सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटाउरी है, जो लगभग 269,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से
इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 269,000 गुना है। आकाश में अन्य अनेक पिंड विद्यमान हैं। इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार निर्मित करते हैं। इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अधिकांश पिंड जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण हम किसको कहते हैं कि बीच में सूर्य है, उसके चारों ओर जितना घूम रहा है उसी को परिक्रमण कहते हैं। आप देखिए ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह कहता ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है। ग्रह जो है यह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। जैसे चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। सूर्य की एक परिक्रमण पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। सूर्य का पूरा परिक्रमण करने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की ही तरह अन्य ग्रह भी है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। कहता सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। सूर्य के परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है जो एक दिन कहलाता है। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। इस विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। कहता सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह। सबसे पहले देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है एवं वरुण है। सूर्य के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। सूर्य के सबसे निकट के 4 अतिरिक्त ग्रह निकट में बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ये चारों आकार में छोटा है। इनकी सतह ठोस और चट्टानी है। देखिए यहाँ दिखाया हुआ फिगर में क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाया है। सूर्य दिखाया है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और वरुण है। कहता चित्रकार द्वारा सौर परिवार का निरूपण। कहता चित्र को एक पृष्ठ में समाहित करने के लिए विभिन्न पिंडों के आकारों और उनके बीच की दूरी को उनके वास्तविक आकारों व दूरियों के अनुपात में नहीं रखा गया है। अर्थात चित्र में पिंडों के आकार और उनके बीच की दूरियां किसी स्केल द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशित यंत्र की सहायता के केवल आंख से देखने वाले ग्रहों के लिए भारत के विभिन्न भागों एवं भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बुध जो कि मरकरी जिसको कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति अथवा गुरु तथा शनि आदि। कहता शुक्र प्रायः भोर और संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। अतः इसे सामान्यतः भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। हालांकि यह तारा नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि मंगल ग्रह की मृदा का रंग लाल है। मंगल ग्रह की मृदा का रंग लाल है। पृथ्वी की सतह का एक बड़ा भाग
पानी से ढका है, इसलिए अंतरिक्ष से यह नीले रंग की दिखाई देता है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पानी से ढका हुआ है, पानी से ढका है। सबसे बाहर के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण। पृथ्वी की तुलना में यह बहुत बड़े हैं और अधिकांशतः गैसों से बने हैं। इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं हैं जो धूल एवं शैल पदार्थों से बनी हैं। ग्रह अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। ग्रह जो है अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। अतः जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है, सामान्यतः वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। यदि वायुमंडल होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी सबसे अधिक गर्म होता है। प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। जबकि जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था। जब प्लूटो की खोज हुई थी इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडे की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनः परिभाषित किया। इस भाषाओं के अनुसार प्लूटो सहित इन छोटे पिंडों को अब वामन ग्रह कहा जाता है। वामन यानी कि बौना ग्रह, जिसको कि हम बौना ग्रह कह सकते हैं। बौना ग्रह कहता ग्रहों में सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है, क्योंकि यह बहुत चमकदार है। शुक्र ग्रह बहुत चमकदार है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। बुध, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को भी बिना किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। ये ग्रह इतनी अधिक दूरी पर है कि तारों की तरह ही चमकते हुए बिंदुओं जैसे दिखाई पड़ते हैं। फिर हम इन ग्रहों और तारों में भेद कैसे करते हैं? ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। कहते ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। कहता आइए क्रियाकलाप 12.4 आइए पहचानने का प्रयास कीजिए। कहता वर्ष में अधिकतर समय आप शुक्र ग्रह को भोर अथवा संध्या के समय देख सकते हैं। अगर आप भोर के समय इसे देख रहे हैं तो सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देखिए। अब आप संध्या के समय में इसे देख रहे हैं तो सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में देखिए। आकाश के कुछ पिंडों को बिना किसी सहायता के केवल आंखों से देखा तो जा सकता है, किंतु द्विनेत्री दूरबीन, बाइनोक्यूलर अथवा दूरदर्शक टेलीस्कोप चित्र 12.8 नामक यंत्र का उपयोग करने से ये अधिक चमकदार और बड़े दिखाई देने लगते हैं। दूरदर्शक यंत्र ऐसे अनेक धुंधले पिंडों को देखने में भी हमारी सहायता करता है जो बिना किसी उपकरण के केवल आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। जब भी आपके क्षेत्र में कोई रात्रि आकाश दर्शन का कार्यक्रम आयोजित
किया जाता है तो आपको दूरदर्शक यंत्र के द्वारा आकाश का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। देखिए, दूरदर्शक टेलीस्कोप का चित्र दिया हुआ है। कहता अनेक उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रात्रि अवकाश अवलोकन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। देश भर में ऐसे अनेक अव्यावसायिक खगोलीय संगठन भी हैं जो समय समय पर आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संग्रहालय, म्यूजियम एवं कृत्रिम नभमंडल प्लेनेटेरियम भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कहते कि हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या कुछ ऐसे पिंड भी हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। हाँ, प्राकृतिक उपग्रह देखिए, कहता ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। हम उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह के परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। वे आकार में ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। ग्रहों की प्राकृतिक उपग्रहों को चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जबकि मंगल के 2 चंद्रमा हैं। चंद्रमा है बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण ग्रहों के कोई चंद्रमा नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है। चंद्रमा देखिए, कहता सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता हो उसे भी उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग इतना किलोमीटर की दूरी पर है। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा है पृथ्वी से। कहता आप देखिए चंद्रमा के बारे में, कहता पृथ्वी का आकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। 27 दिन का समय लेता है। यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा कितना बड़ा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कोटेनुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती है जिन्हें गर्त क्रेटर कहते हैं। चित्र 12.9 इनमें से अधिकांश गर्त अंतरिक्ष से आई चट्टानों अथवा क्षुद्र ग्रहों के आघात से बने हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान न होने के कारण ये विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर लंबे समय से बनी हुई हैं। देखिए चंद्रमा इसरो के कार्टोसैट द्वारा लिया गया चित्र। इसरो के चंद्रयान 3 के कैमरा द्वारा निकट से लिया गया चित्र है और ये इसरो के कार्टोसैट से लिया गया चित्र है। कहता है यद्यपि चंद्रमा बहुत दूर है, फिर भी मनुष्य ने चंद्रमा को अधिक अच्छी तरह से समझने और खोजबीन करने के लिए इस पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं। भारत ने भी चंद्रमा के अध्ययन के लिए 3 चंद्रयान अभियान पूरे कर लिए हैं और चौथे की तैयारी चल रही है। 3 जो है अभियान पूरे हो चुके हैं, चौथे की तैयारी चल रही है। कहता चंद्रमा संबंधी हमारी जानकारी में वृद्धि के लिए चंद्रमा पर भारत का पहला चंद्रयान अभियान चंद्रयान प्रथम सन 2008 में छोड़ा गया था और दूसरा मिशन चंद्रयान 2019 में छोड़ा गया था। तीसरा मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया। इसका लैंडर विक्रम जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था, आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया।
इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई 23 अगस्त भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक चौथे मिशन चंद्रयान 4 की योजना बनाई जा चुकी है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर आना है। कहता क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कहता सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड हैं जो चट्टानी हैं और अनियमित आकार के हैं, ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो नियमित और अनियमित आकार के हैं, जो चट्टानी और अनियमित आकार के हैं, ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनमें से अनेक क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह क्षेत्र क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाता है। कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। क्षुद्र ग्रह का आकार 10 मीटर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। क्षुद्र ग्रह का आकार 10 मीटर से लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। धूमकेतु, देखिए धूमकेतु क्या है। कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों से कुछ अंगुतक पिंड हमारे सौर परिवार में आते हैं। लंबी पूंछ वाले इन पिंडों को धूमकेतु कोमेट चित्र 12.10 कहते हैं। ये धूल गैस पत्थर के टुकड़े और बर्फ के बने होते हैं। जैसे कि कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इसमें जमे हुए पदार्थ वाष्पीकृत होने लगते हैं या वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनाता है। जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं, वे धुंधले दिखाई देने लगते हैं और एक सीमा के बाद उन्हें बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के केवल आंख से देख पाना संभव नहीं हो पाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कई धूमकेतुओं का पता लगाया जा चुका है। ये धूमकेतु नियत समयावधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं। तथापि कुछ ऐसे धूमकेतु भी हैं जो सौर परिवार से पलायन कर जाते हैं। कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं या सूर्य अथवा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर उनमें गिर जाते हैं। हमने उन पिंडों के बारे में जाना है जो मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। यह पिंड कौन कौन से हैं? वह पिंड सूर्य 8 ग्रह, उसके उपग्रह और अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह धूमकेतु शामिल है, ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। हमारा तारा सूर्य और परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है। जो परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जनक सूर्य ही है। हमारे सौर परिवार के अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को अपने सतहों से परावर्तित करते हैं और इसी कारण से चमकते हैं। कहता एक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है, जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। हेली जो कि कितने साल बाद? 76 साल के बाद दिखाई देता है। कहता संस्कृत तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कोमेट को धूमकेतु कहते हैं। भारत में विभिन्न जनजातियों इसे पुछिया तारों, पूंछ वाला तारा अथवा झंडे जैसा तारा भी कहते हैं। अनेक सभ्यताओं में लोग धूमकेतु से भयभीत होते थे। यह भी माना जाता था कि धूमकेतु अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आते हैं। तथापि वैज्ञानिक का आभार मानना चाहिए कि आज हम जानते हैं कि ये मात्र बर्फीली चट्टानों वाले अंगुतक हैं जो सूर्य के पास से होकर गुजरते हैं। अंतरिक्ष में सौर परिवार के आगे क्या है? देखिए मंदाकिनी और आकाशगंगा को देखते हैं। कहता चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे स्थान से अवलोकन करे तो आकाश में उत्तर के पास से दक्षिण तक व्याप्त प्रकाश की एक धुंधली पट्टी
चित्र 12.11 दिखाई देती है। यह आकाशगंगा नाम की वह मंदाकिनी है जिसमें हम रहते हैं। एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का ही भाग है। कहता लद्दाख के एक अत्यंत अंधेरे स्थान से देखने वाली मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी आकाशगंगा के परे क्या है? क्या ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं जीवन है? देखिए, ब्रह्मांड हमारी मंदाकिनी से परे बाह्य अंतरिक्ष में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। तारों, मंदाकिनियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं। हमारी मंदाकिनी में अनेक ग्रहों की खोज की गई है जो अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक अपने तारों की परिक्रमा करते हुए इन बाह्य ग्रहों में कहीं भी जीवन के अस्तित्व का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए हैं, किंतु जीवन की खोज अभी भी जारी है। अब देखिए, प्रमुख शब्द दिया हुआ है जिसको आप लोग देख लेंगे। अब सारांश, चलिए हम तो मेन सारांश कराते ही हैं। सारांश करता, आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनमें ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं जो पैटर्न बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा निर्धारित करता है। सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर मेरा हाईलाइट किया हुआ पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो सारांश से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें बनता है जो हम हाईलाइट करते हैं पूरे चैप्टर में। कहता है ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम और वरुण। कहता पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्य उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा उनके छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल है, वे सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ, पृथ्वी से परे, जो कि लास्ट चैप्टर था। अब आगे का क्लास जो होगा, क्लास 7 का साइंस कराएंगे। तो धन्यवाद। आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।